जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं इग्नू BHIC 101 बुक जो है उसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो कि पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे आ चुके हैं एग्ज़ाम में। हम उनको यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप इन वीडियोस को देख लोगे तो आप आराम से एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। टाइम हो तो किताब भी पढ़ लेना, नहीं टाइम हो तो इतना अच्छे से देख लेना, 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आ पाओगे, ठीक। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो या बुक एज चाहिए, है ना, पूरी पूरी बुक चाहिए हो, और तो हम उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखो, ऑब्वियसली चार्जेबल होगी थोड़ी सी, क्योंकि पीडीएफ प्रिंट करनी पड़ेगी यार। ऑनलाइन भी हम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत फीस रखेंगे, मामूली सी, अ, जो आप पे कर सको, अफोर्ड कर सको, इतनी कम रखेंगे हम, ठीक है। तो बताना, आप कमेंट करना आपको चाहिए हो तो। और सेकंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सारे के सारे जितने भी आपके हिस्ट्री के हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन एमए हिस्ट्री भी हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, धीरे धीरे करके हम सारा कवर कर डालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं, जो खुदाई वुदाई करके हम, अब जब आप कहीं पे खुदाई करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो उन सोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंट है, उससे हम कैसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट मतलब फिर से कैसे आप हिस्ट्री लिख सकते हो सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। देखो, हिस्ट्री लिखने के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? हिस्ट्री या तो पहले की किताबों को पढ़ के आप हिस्ट्री लिख सकते हो, है ना। 10 किताबें पढ़ी, उसको बाद आपने एक अपनी किताब लिख ली, 10 किताबों पढ़ के, है ना। जो पुराने राइटर्स हैं, अब पुराने तो हजारों राइटर्स हैं, अब उन सबकी आपने पढ़ी, अब सबकी तो पढ़ी नहीं जा सकती, उनमें से कुछ एक के पढ़ के आपने फिर वो अपनी किताब लिखी। एक तो तरीका वो है। बट कई बार ऐसा होता है कि कई इलाकों की ऐसी हिस्ट्री है जो रिटन ही नहीं है, तो फिर वहाँ क्या ऑप्शन बचता है? वहाँ आर्कियोलॉजी सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि खुदाई होती है, खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं उनके बेस पे हिस्ट्री लिखी जाती है, ठीक है। तो अब देखो, खुदाई में क्या मिलती है चीज़ें, नॉर्मली आपको क्या मिलती है वहाँ पे? वहाँ पे आपको सबसे पहले खुदाई में स्ट्रक्चर मिलेगा देखने को, है ना, कि वहाँ पे घर का पैटर्न मिलेगा, पूरा का पूरा घर तो मिलेगा नहीं, आपको कुछ एक चीज़ें मिलती हैं घर जैसे दिखने को, क्योंकि पहले मिट्टी-विट्टी के घर होते थे, पत्थरों के घर होते थे, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको, है ना। कितने कमरे थे, कितना बड़ा घर था, ये चीज़ें मिलती हैं। सेकंड आपको क्या मिलता है वहाँ पे? कुछ पॉटरीज़ मिलती हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं आपको वहाँ पे। हो सकता है वहाँ पे सिक्के मिल जाएँ, है ना। और क्या मिल सकता है आपको? कुछ खाने-पीने की चीज़ें, जैसे ज़्यादातर खाने-पीने की चीज़ें तो एग्ज़िस्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आप जानते हो पेरिशेबल चीज़ें हैं, वो कीड़े-मकोड़े खा के ख़त्म कर देते हैं। तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी आर्कियोलॉजी में, जो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती हैं, है ना। स्टोन टूल्स मिल सकते हैं आपको, कॉपर-वॉपर के, कॉपर की सभ्यता हो, उनको कॉपर का नॉलेज हो तो वो मिल सकता है कि नहीं? टूल्स मिल सकते हैं, इक्विपमेंट मिल सकते हैं, ऑर्नामेंट्स मिल सकते हैं। हुँ, पत्थरों के ऑर्नामेंट हमें बहुत मिले हैं पुराने ज़माने के। और क्या मिलता है? पॉटरी हो गया, यही सब मिलता है आपको, है ना, मेनली आर्कियोलॉजी में। अब ये जब ये चीज़ें मिलती हैं, तो हम एक अंदाज़ा लगाने लग जाते हैं, अच्छा, ये सिविलाइज़ेशन कैसी थी? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक जगह मिली, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टोन टूल्स मिले और एकदम छोटा-सा घर मिला, तो हम क्या समझेंगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा था नहीं, सिंपल लाइफ़ जीते थे अपना, है ना? शिकार-विकार करके खाते होंगे, जानवरों की हड्डी मिलेगी साथ में हमें, तो हमें पता चलेगा हाँ, ये जानवरों को मार-वार के खाते होंगे थोड़ा-थोड़ा, बस यही होगा। लेकिन अगर हमें और भी चीज़ें मिलें, मान लो पॉटरीज़ भी मिलती हैं, बड़े-बड़े घर भी मिलते हैं, और वहाँ सिक्के भी मिले, है ना, और आपका स्टैंडर्ड वेट्स भी मिले, और एग्रीकल्चर के भी निशान मिले, तो फिर हमें लगता है कि हाँ नहीं यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ एडवांस सिविलाइजेशन थी, है ना। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, लिटरेरी सोर्स अगर ना हो तो, ठीक। अब देखो, कहाँ पे ऐसी चीज़ें हमें यूज़ में मेजरली आई हैं। अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेजरली आर्कियोलॉजी के सोर्सेज पे ही डेवलप हुई हैं। बट इजिप्ट की सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में रिटन हिस्ट्री भी मिली थी, है ना, इंस्क्रिप्शंस भी मिले थे, और वो डेसिफर भी हो गए, मतलब उनको पढ़ा भी जा सकता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट हो गया कि रिटन हिस्ट्री भी हो गई। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर जो हमारा है, वहाँ पे भी रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन वो जो लैंग्वेज है अभी तक उसको डेसिफर नहीं कर
जा सका है, मतलब उसको अभी हम पढ़ के समझ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ हम बेस्ड, जो हिस्ट्री है वहाँ की किस पे बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कुछ भी चीज़ें जो वहाँ पे मिली हैं, उन पे बेस्ड हमने हिस्ट्री गेस की है सिर्फ, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, अभी इन हिस्ट्री को एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं कहा जा सकता। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है अभी बहुत डिसिफर होना बाकी है, क्योंकि जब तक वो जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, है ना, पत्थरों पे लिखा हुआ जो है, वो जब तक डेसिफर नहीं होगा तब तक हम एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं जान पाएंगे कि कितना बड़ी थी। अभी हम सिर्फ गेस कर रहे हैं, और जो जो चीज़ें हमें हमारे सामने आई हैं उसके हिसाब से हमने हिस्ट्री को लिखा है, ठीक है। हम्म, फिर देखो, लेकिन ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इससे पहले भी सिविलाइजेशन थी, है ना, कल्चर्स थे। आपका पैलेलिथिक कल्चर है, मेसोलिथिक कल्चर है, नियोलिथिक कल्चर है, हम जानते हैं इनके बारे में भी। तो इनके बारे में भी कैसे पढ़ा हमने, इनके बारे में भी हम जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले उन्हीं के बेस पे हमने इनके बारे में बनाया, है ना। अच्छा, इस टाइप के टूल्स हैं तो इनका उसको रखा पैलेलिथिक में। अच्छा, अब थोड़ा सा टूल्स बदल गए तो ये मेसोलिथिक में, अब थोड़ा और एडवांस टूल आ गए तो ये नियोलिथिक में, है ना। फिर कॉपर टूल्स आए, फिर ब्रॉन्ज टूल्स आए। तो इस तरीके से हमने डिस्टिंग्विश किया ह्यूमन हिस्ट्री को फेज वाइज में, ठीक। इंस्क्रिप्शंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती है ना। इंस्क्रिप्शंस अगर आपको मिल रहे हैं कहीं के, तो आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ भी इंस्क्रिप्शंस हमें मिले, लेकिन अभी हम उनको पढ़ नहीं पाते। लेकिन आप देखो, जो अशोक के हमें मिले हैं, है ना, इंस्क्रिप्शंस, उससे हमें वहाँ के बारे में क्या पता चलता है, अशोक की पॉलिसीज के बारे में पता चलता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, उसकी जो बुद्धिज्म के प्रति पॉलिसीज थी उसके बारे में पता चलता है ना, कहाँ तक फैले हुआ था उसका अंपायर वो पता चलता है हमें। बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। ऐसे ही समुद्रगुप्त का इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन हमें वहाँ से पता चलता है कि वो उसने कौन कौन से उसके पूरे के पूरे जो जीनियोलॉजी है, मतलब उसके फादर कौन थे, उसके बाद कौन था, है ना। समुद्रगुप्त तक की जीनोलॉजी हमें पता चलती है कि समुद्रगुप्त से फादर कौन थे, उनके फोर फादर कौन थे, इसको जीनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। फिर वहीं से हमें पता चलता है कौन कौन से मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे, उसका रिलीजियस क्या क्या उसने करा था, है ना। और वैसे ही हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खारवेल की, वहां से भी हमें सेम चीजें पता चलती है, जीनोलॉजी के बारे में, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में, रिलीजियस एफिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एपिग्राफी, ये आप याद रखना, ठीक। क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। और आप देखो, ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इससे हमें उस जमाने का पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है, सोसाइटी के बारे में पता चलता है, रिलीजन के बारे में पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है उन इंस्क्रिप्शंस में, कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं। आज भी आप देखो ना, मंदिरों वगैरह में कहीं ना कहीं लिखा ही रहता है ना, पत्थरों पे लिखा रहता है, यहाँ पे ये है, इसने दान किया था, है कि नहीं। प्लस आपका देखो, पार्क वगैरह में भी लिखा रहता है इस बंदे ने इस डेट को यहाँ पे इसको इनॉग्रेशन किया था। ये सब चीज़ें लिखी हुई है ना, तो वो वहाँ पे खोद दी गई है, तो मतलब वो हमेशा के लिए वहीं पे रहेगी, है ना, इंस्क्राइब कर दी गई है। अनलेस अनलेस उसको डेलिबरेटली डैमेज ना किया जाए, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। हो सकता है हजारों साल बाद भी कोई पढ़ सकता है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इन चीज़ों से जो इंस्क्रिप्शन है और उसकी स्टडी जो है एपिग्राफी, इससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इससे हमें क्रोनोलॉजी के बारे में तो पता चल ही रहा है कि कौन सी चीज़ कब हुई थी। सेकेंडली क्या पता चल रहा है, लैंग्वेजेस के बारे में पता चल रहा है हमें कि वहाँ पे उस ज़माने में कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते थे वो, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के बारे में जानना, पॉलिटिक्स के बारे में जानना, इंस्क्रिप्शन से बहुत कुछ पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अशोक का कुछ ऑर्डर लिखा हुआ है कहीं पे, एडिक्ट्स में लिखा हुआ है, उसने कुछ ऑर्डर दे रखा है कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, तो हमें पता चल रहा है ना कि हाँ भी उस सोसाइटी में ये रूल्स थे, है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्क्रिप्शंस। फिर क्वाइंस, क्वाइंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ क्वाइंस को कहते हैं नुमिस्मेटिक, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल सोर्स है। हमें पंच मार्क्ड क्वाइंस मिले हैं, ठीक। पंचमार्क कॉइन्स क्या होते थे, बड़े सिंपल कॉइन होते थे। उन कॉइन्स पे क्या करते थे, पंच कर दिया जाता था कोई डिज़ाइन का, सिंपल डिज़ाइन, कोई ट्रायंगल, सर्किल, है ना, या फिर कोई पेड़ का डिज़ाइन या कोई जानवर का डिज़ाइन, तो इनको पंच मार्क का बोला जाता है, पंच मार्क कॉइन्स। इन कॉइन्स में कई बार और भी ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड धीरे धीरे होने लग गए। पहले इनिशियली तो पंच मार्क्ड कॉइन्स आते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सोफेस्टिकेशन बढ़ने लग गया, गुप्त अंपायर आते आते तो ये इस पे
और भी ज़्यादा चीज़ें लिखी जाने लग गई, है ना? भगवान बनाए लगे, इवन राजा दिखाए जाते थे, राजा का नाम भी होता था, ठीक? और रिलीजियस बातें भी लिखी हुई होती थी इस पे। बहुत सारी चीज़ें कॉइन्स में लिखी हुई मिलने लग गई थी अभी हम बाद में। और कॉइन्स से क्या पता चलता है हमें? कॉइन से एक चीज़ ये भी पता चलती है कि हाँ भाई 100% वहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता था, बार्टर सिस्टम अब नहीं था, है ना? ये चीज़ का हमें पता चलता है। जैसे आज के डेट में हम यूज़ करते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो हम किसी सामान के बदले सामान थोड़ी देते हैं, पैसा देते हैं, है ना? तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, बार्टर सिस्टम नहीं कर रहे। तो अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन था, तो स्टेट भी ज़रूर होगा जो इन्फोर्स करता होगा ये सब चीज़ों को कि हाँ भाई सही से चले ये चीज़ें, है। तो इससे क्या पता चला हमें? उस ज़माने की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का पता चलता है कॉइन्स के अवेलेबिलिटी से। प्लस नेटवर्क्स, ट्रेड नेटवर्क्स का पता चलता है। रिलीजियस बिलीफ का तो मैंने आपको बताया कि कॉइन्स पे रहते हैं सिंबल्स वगैरह, तो उससे हमें पता चल जाता है। और आर्टिस्टिक टेस्ट के बारे में भी पता चलता है कि कितनी कैपेबल थे वो उस चीज़ को बनाने में, ठीक? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कॉइन से पता चलता है। इवन आप देखो कहीं 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 पे हमें कॉइन्स का होर्ड मिले, होर्ड मतलब आपका बहुत सारे जमाव मिला सिक्कों का, तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई 100% इस एरिया में ट्रेडिंग होती होगी, वरना एक जगह पे इतने सारे सिक्के कैसे मिलेंगे हमें? फिर और क्या चीज़ें हमें मिलती हैं? मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, आर्किटेक्चरल रिमेन्स मिलते हैं बड़े बड़े, है ना? खुदाई में कभी कभी, जैसे हमें मिले हैं मौर्य काल से, हमें मिला है स्तूप्स मिले हैं। हम्म, और फिर लेटर एरा में, जैसे गुप्त के एरा में हमें रॉक कट केव्स मिली हैं, रॉक्स को काट के गुफा बनी है, जैसे आपके अजंता अलोरा वगैरह है। तो ये इससे उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में पता चलता है कि कितनी जबरदस्त वो लोग थे, है ना? काबिलियत उनमें आ गई थी। फिर और इंजीनियरिंग तो कर ही रहे थे वो, प्लस उनमें जो आप देखो, कभी देखना आपने पुराने मंदिरों में गए होगे, पत्थरों को काट के कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, प्लस उनके डिजाइन कितने अच्छे अच्छे हैं, है ना? भगवान कितने सुंदर सुंदर बनाए गए हैं। आप जाके देखो, मैं तो गया हुआ हूँ अजंता एलोरा, और सबको जाना चाहिए। आप मानोगे नहीं, जब मैं वहां पे गया, वहां पे एक गणेश जी की मूर्ति थी, और जब मैंने उस पत्थर को छुआ, वो इतनी ज्यादा स्मूथ थी, इतनी ज्यादा स्मूथ कि मतलब विश्वास ही नहीं होता है। एकदम किसी एंगल से वो लग ही नहीं रहा कि पत्थर से बनी हुई है, पत्थर को काट के बनाई गई है। बहुत स्मूथ, बहुत ही स्मूथ थी वो। और बहुत गजब बनाया गया वो। हर किसी को जाना चाहिए वहाँ पे। अजंता अलोरा ज़रूर देख के आना चाहिए, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। और बहुत बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन जगह है। ठीक, तो इस तरीके से हमें जो डिफरेंट आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उनसे बहुत सारी जानकारी मिलती है, और उसके बेस पे हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। ठीक है। इवन आप देखो, जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिली हमें आर्कोलॉजी से। वहाँ पे मेगालिथिक कल्चर दिखा हमें पेनिनसुलर इंडिया में, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वगैरह में। क्या होता था कि जब कोई मरता था पुराने ज़माने में, तो वहाँ पे उसको बरी करते थे, और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे, और चारों तरफ से घेर भी देते थे, बहुत बड़े बड़े भारी भारी पत्थर। मेगालिथ इसीलिए बोला, मेगा मतलब बड़ा, अलिथ मतलब पत्थर। बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों से उसको जो कब्र था उसके ऊपर रख देते थे, और साइड में उसको सर्किल सा बना देते थे पत्थरों से घेर के। बहुत सारी ऐसी साइट्स है कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में। तो जब उनको खोदा गया बाद में स्टडी के लिए, तो देखा वहाँ पे क्या क्या है, कैसे रिचुअल्स फॉलो करते थे। तो देखने को मिला हमें, एक सर्टेन पैटर्न देखने को मिलता है कि किस डायरेक्शन में जो बॉडी थी उसको रखा जाता था, उसके साथ साथ कौन कौन से ऑफरिंग्स रखते थे उसमें, है ना? तो वहाँ आयरन टूल्स वगैरह हमें देखने को मिले। ठीक। फिर कोई अमीर है तो उसका उतना ही ज़्यादा चीज़ें थी, गरीब था तो उसने सिंपल सा कर रखा था। तो इससे हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ही पता चलता है कि कौन अमीर गरीबी का। ठीक। पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड की बात करें, तो वहाँ भी आर्कियोलॉजिकल डाटा जो हमें मिला है, प्लस वेद में जो चीज़ें मेंशन है, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। हाँ। मॉन्यूमेंट्स में और कौन सी चीज़ें? अजंता अलोरा तो मैंने आपको बता दिया था। सांची का स्तूप भी बहुत बड़ा है, आपने देखा है, फोटो में तो देखा ही है आपके नोट वगैरह के में। सांची का स्तूप, या गूगल कर लो यार, आजकल तो सब कुछ ही अवेलेबल है। तो अब देखो, ये चीज़ें उस ज़माने में बनाई गई थी, तो उससे क्या पता चल रहा है? वहाँ उस ज़माने में इंजीनियरिंग स्किल का भी पता चल रहा है, प्लस उनकी आर्टिस्टिक का भी, आर्टिस्ट कितने बेहतरीन आर्टिस्ट थे जो बनाते थे, उन पर नक्काशी वगैरह करते थे, है ना? तो उसके भी बारे में हमें पता चलता है बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री। ठीक। अर्ली इंडियन हिस्ट्री क्यों लिखा गया? क्योंकि देखो, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए
बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, है ना? मुगल एरा बोलो, चाहे सल्तनत एरा बोलो, उस ज़माने में दुनिया भर की किताबें लिखी, ठीक है? सल्तनत काल के जितने भी राजा थे, वो बहुत सारी किताबें लिखवाते थे, अपनी हिस्ट्री लिखवाते थे। अब उसमें चाहे वो जो भी लिखवाते हों, है ना? वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन है तो सही ना, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। और इवन मॉडर्न हिस्ट्री तो दुनिया भर की अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ लिखा है। तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अंग्रेजों ने ही क्या, हमारे नेशनलिस्ट लोगों ने भी बहुत सारी लिखी थी किताबें। हमारे जो पूर्वज थे वो अच्छा खासा पढ़े लिखे थे इंग्लिश, तो उन्होंने भी बहुत किताबें लिखी। तो मॉडर्न और मिडेवल के पास लिए हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भर भर के हैं, तो हमें आर्कियोलॉजी पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता था। और जहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को रेफर करना और उसके बेस पे हिस्ट्री बनाना इतना रिलायबल नहीं माना जाता, ठीक है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेस पे जो आप हिस्ट्री बना रहे हो, वो एक तरीका गेस वर्क है कि हाँ, सोसाइटी में ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। बट हाँ, रिटर्न ही है, तो फिर आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हो? ठीक। चलो, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी। हड़प्पा की इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे, आपको ये बताना है। ठीक। अब देखो, हड़प्पन इकोनॉमी की बात करें तो हड़प्पा के बारे में हम जानते हैं कि वो मेनली क्या थी, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, है ना? साथ में ठीक है, उनके पास बहुत सारे उन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, बट मेजरली वो क्या थे, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। और उनका एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा बेटर था, मतलब बहुत भयंकर तरीके से सरप्लस था उनके पास, है ना? जिसके हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। बड़ी बड़ी ग्रेनरीज थी उनके पास, है ना? हड़प्पा में भी, मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेनरीज वगैरह बड़ी बड़ी मिली हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि उनके जो एग्रीकल्चर था काफ़ी फ्लरिशिंग था, ठीक है? वही लिखा हुआ भी यहाँ पे, फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर था, बैकबोन माना जाता था हड़प्पन इकोनॉमी का। क्यों था? क्योंकि जो इंडस रिवर के सिंधु नदी के आसपास में और उसके ट्रिब्यूटरीज जितनी भी थी, झेलम वगैरह जो है, इसके आसपास का जो एरिया था बहुत ही फर्टाइल था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलुवियल प्लेन था, ठीक? तो अलुवियल सॉइल जो होती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। तो इस चलते ये एरिया बहुत भयंकर तरीके से आपका एग्रीकल्चर सरप्लस देता था, ठीक? दूसरा, डाइवर्स क्रॉप रोटेशन प्रोडक्शन करते थे वो। किसी एक दो क्रॉप पे वो डिपेंडेंट नहीं थे, वो कई सारे क्रॉप्स पैदा करते थे। फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, बार्ले, आपका मस्टर्ड, पीस, लिनसीड, सीजम, ये सब के सब वो लोग करते थे। साथ में कॉटन भी करते थे, कॉटन तो बहुत ही ज़्यादा करते थे प्रोडक्शन, ठीक है? अब देखो, राइस का जो खेती है वो हर जगह नहीं होती थी। कुछ एक साइट्स पे हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं, जैसा लोथल और रंगपुर में, ये आप याद रखना, ठीक है? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे। और क्वाइट पॉसिबल कि वो लोग डबल क्रॉपिंग करते थे, सर्दियों में भी और गर्मियों में, जैसे आज होता है, ठीक? टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन, उन्होंने टेक्नोलॉजी भी बढ़ाई थी, अपने मॉडर्न किया थे, ठीक है? नियोलिथिक से एडवांस हो गए थे वो, बेटर एग्रीकल्चर टूल्स का यूज़ करते थे। अब हमें टूल्स डायरेक्टली तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, उनके टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। टेराकोटा मॉडल मतलब आपके मिट्टी के खिलौने मिले हैं, है ना? उसमें हमें मिलता है कि प्लो बना हुआ मिला है, हल बना हुआ मिला है। तो अगर खिलौना बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिनल भी ज़रूर होगा, है ना? तो और ये टेराकोटा मॉडल जो प्लो का है वो कहाँ से मिला? बनवाली से मिला है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, 100% प्लो का यूज़ किया जाता था कल्टीवेशन के लिए, ठीक है? फिर फरो मिले। फरो क्या होता है? आपने देखो खेतों में पानी के लिए कैसे बना देते हैं, एक कैनल टाइप में बना देते हैं ना, छोटी सी नाली टाइप में बना देते हैं ना, फरो। तो वो भी हमें मिली है, वो कालीबंगा में मिली है। तो इससे पता चलता है कि वो इरिगेशन वगैरह भी अच्छी तरीके से करते थे, ठीक है? और ग्रेनरीज तो हमें मिली है, हड़प्पा में मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली है, लोथल में भी मिली है। तो इससे पता चलता है कि बड़े जो एग्रीकल्चर सरप्लस होता था उसको अच्छे से स्टोर भी किया जाता था। इरिगेशन को लेकर के सेमी एरिड रीजन था, बारिश भी होती थी, सूखा भी होता था, जैसे इंडिया में हर जगह होता है ना? गर्मी के दिनों में सूखा पड़ता है, फिर बारिश आती है तो बारिश भी होता है, ठीक? तो लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम तो हमें नहीं मिला कि बड़े बड़े इरिगेशन कैनल्स वगैरह हैं, ऐसा तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, वेल हर जगह थे, कुएं से खेती की जाती थी पानी निकाल के। प्लस जहाँ नदी के किनारे खेत थे, वहाँ वो क्या करते थे, छोटे छोटे चैनल बना करके अपने खेतों तक पानी ले आते थे, ठीक? अब दूसरा फीचर क्या है इनका, ट्रेड एंड कॉमर्स। हमें पता है ये लोग ट्रेड बहुत करते थे, है ना? इंटरनल ट्रेड भी था इनका, एक्सटर्नल ट्रेड भी था। कैसे पता चलता है हमें?
एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में, इनके जो सील्स थी वो हमें विदेशों में मिली है, मेसोपोटामिया वगैरह में इनकी सील्स मिली है और मेसोपोटामिया वगैरह की सील इनके यहाँ मिली है। तो इसका मतलब क्या है, सील मिल रही है तो मतलब कि 100% कोई आता जाता होगा यहाँ से वहाँ से यहाँ, तभी मिली है ये चीज़ें, है कि नहीं। तो देखते हैं इंटरनल ट्रेड में ये क्या करते थे। जो इंडिया का एक तो हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत बड़ी थी, है ना। आप देखो पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहां से लेकर के आपके हरियाणा, हमारा आज का हरियाणा, प्लस इवन यूपी तक, वेस्टर्न यूपी तक, फिर साउथ में तो महाराष्ट्र तक, है, महाराष्ट्र तक बाउंड्री फैली हुई थी। गुजरात तो था ही था आपका, और महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। तो इतना बड़े एरिया में हड़प्पन सेटल्ड थे अलग अलग जगह में। तो ये आपस में ट्रेडिंग करते होंगे जैसे आज हम लोग करते हैं ना इंडिया में, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते रहते हैं, आता जाता रहता है, वैसे ही उस जमाने में भी होता था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मिलती है हमें कि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर था। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे 1 किलो दिल्ली में भी है, 1 किलो वही 1 किलो चेन्नई में भी है, बैंगलोर में भी है, चाहे इजिप्ट में भी है, चाहे चाइना में भी है। हर जगह एक ही किलो का मतलब 1 किलो, या 1 लीटर का मतलब 1 ही लीटर, और वो हर जगह सेम होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी इन वेट एंड मेजर। ठीक। तो ये देखने को हमें मिलता है कि उस जमाने में भी ये चीज थी कि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर था हर जगह। ठीक। चाहे कहीं पे भी वो जाता हो सामान। अब देखो, जैसे आज की डेट में हर जगह पे हर सामान तो अवेलेबल है नहीं, है ना। आप देखते हो अमेजोन, आज की डेट में आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर देते हो तो आपने देखा होगा कई बार जो चीज़ें हैं दूर दूर से आ रही हैं। अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो हो सकता है साउथ से आ रही हैं, है ना, या आपका बॉम्बे बॉम्बे से आ रही है, गुजरात से आती है चीज़ें, है ना। तो रॉ मटेरियल क्या है आपका, या फिनिश्ड गुड्स क्या है, फैले हुए हैं, अलग अलग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है इनका, और आप तक पहुंचाई जाती है। उस जमाने में भी सेम ऐसे ही था, हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं थी, और वो आपस में ट्रेड, इस ट्रेड का मतलब ही यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, और हर जगह हर चीज़ एक जगह पे नहीं मिलेगी, है ना। प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट सेंटर, और कुछ एक सेंटर्स थे जहाँ पे स्पेशलाइज्ड थे क्राफ्ट सेंटर, जैसे आज की डेट में होता है कुछ एक इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना। अब इंडस्ट्री हर जगह तो लगी हुई नहीं है ना, कुछ एक जगह स्पेशलाइज है, जैसे लुधियाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ बहुत ज़्यादा। ठीक। फिर आपके शायद मेरठ वगैरह है, वहाँ क्रिकेट वगैरह के बैट्स वगैरह बड़े अच्छे बनते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज हैं, चंडीगढ़ वगैरह, मोहाली वगैरह वहाँ, या फिर हिमाचल का कुछ एरिया, वहाँ पे मेडिसिन की इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन बनती है वहाँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हो सेंटर्स हैं ये, है ना। तो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, तो उस जमाने में भी ऐसे ही सेंटर्स होते थे, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट सेंटर, हैंडीक्राफ्ट सेंटर, क्योंकि उस जमाने में आपकी इंडस्ट्रीज थोड़ी ना थी, तो उस जमाने की जो इंडस्ट्रीज थी उस हिसाब से वहाँ पे सेंटर बनाए गए थे। ठीक है। और उस जमाने में मेजरली बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था। ठीक। एक्सटर्नल ट्रेड रिलेशन, एक्सटर्नल के तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। मेसोपोटामिया से मिला है, पर्शियन गल्फ रीजन से मिला है, सेंट्रल एशिया रीजन से मिला है, हड़प्पन सील्स मिली हैं, पॉटरी मिली है, बीड्स मिले हैं हमारे, है ना, और दूसरे आर्टिफैक्ट भी मिले हैं इन रीजन से, जो मैंने आपको बताया, मेसोपोटामिया, पर्शियन गल्फ या फिर सेंट्रल एशिया से हड़प्पा की चीज़ें वहाँ मिली हैं। ठीक है। वैसे ही मेसोपोटामिया के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हड़प्पा में मिले हैं। मेसोपोटामिया कहाँ है आज, अगर हम ढूंढने जाए मेसोपोटामिया कहाँ है, तो आज का आपका इराक, इराक के रीजन को मेसोपोटामिया बोला जाता है। ठीक है। तब का मेसोपोटामिया था, आज वो इराक कहलाता है। अब प्राइमरी एक्सपोर्ट क्या होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे हम, जैसे आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वैसे तब भी था। तो क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे हम, तो इंडिया से मेजरली जो ये एक्सपोर्ट करते थे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था। ठीक। साथ में कॉटन के टेक्सटाइल थे, टिम्बर प्रोड्यूस करते थे ये। ठीक। और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम जैसे बीड, शेल के प्रोडक्ट्स ये एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट क्या करते थे, ये इंपोर्ट करते थे कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन। कौन से स्टोन्स होते थे वो, लैपिस लेजुली, टर्क्वाइज, जेड। ठीक। इस तरीके की चीजें ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। अब जब इतने बड़े बड़े, इतने दूर दूर फैले हुआ था, तो उस जमाने में गाड़ियां तो थी नहीं, तो किस तरीके से फिर ये आते जाते थे, क्या मोड था ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का। तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करते थे, रिवर्स का यूज करते थे इंटरनल ट्रेड के लिए, है ना। इंडस नदी का, उसके ट्रिब्यूटरीज का, है ना, रिवर्स का यूज किया जाता था इंटरनल ट्रेड के लिए। और अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो भाई शिप्स
का यूज़ किया जाता था, जैसे आज की डेट में शिप से होता है एक्सपोर्ट, है ना? तो कुछ एक पोर्ट सिटीज़ थी जैसे लोथल, लोथल में हमें मिले हैं, डॉकयार्ड का स्ट्रक्चर मिला है हमें वहाँ पे, ठीक? फिर सील्स मिली हैं हमें काफ़ी सारी, जिन पे एनिमल्स बने हुए थे, कुछ लिखा हुआ भी है स्क्रिप्ट में, ठीक है? अब ये स्क्रिप्ट में क्योंकि इंडस की जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है, तो इस चलते पता नहीं चल पा रहा कि क्या लिखा है एग्जैक्टली, पर गैस किया जाता है कि हाँ हो सकता है उस पर ओनर के नाम लिखा हुआ हो, या फिर ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हुआ हो कि किसको जा रहा है, क्या जा रहा है ना? ये चीज़ें हो सकता है लिखी हुई हों। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर तो हमें पहले से ही पता है कि डिस्कस किया था हमने, ये हर जगह था, ठीक? ये इनकी स्पेशलाइजेशन थी। अब हम बात करें कि कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी और कौन-कौन सा हैंडीक्राफ्ट था, क्योंकि ये भी इकोनॉमी का एक फीचर था। क्या-क्या ये बनाते थे, क्या-क्या एक्स करते थे? तो देखो, सबसे पहले ये पॉटरी प्रोडक्शन करते थे, ठीक? व्हील बेस्ड पॉटरी बनाते थे, काफ़ी मजबूत होती थी और काफ़ी डेकोरेशन भी करते थे। सिंपल पॉटरी कौन खरीदना चाहेगा भाई? तो डेकोरेशन भी करते थे। डेकोरेशन कैसी थी इनकी? रेड रंग की स्लिप बनाते थे, मतलब रेड रंग की पट्टी सी बनाते थे और उसके ऊपर ब्लैक डिज़ाइन बनाया। डिज़ाइन क्या होता होगा? ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता होगा या फिर ट्री या एनिमल कुछ बनाते होंगे ये लोग उसपे, ठीक है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी हमें मिली है। अच्छा, इनमें और भी पॉटरी के 2 टाइप थे, जैसे ग्लेज़्ड पॉटरी, चमकती हुई पॉटरी, ठीक? आग-वाग में काफ़ी अच्छे से पकाते थे उस ग्लेज़िंग पॉटरी है ना, चमकदार पॉटरी, और परफोरेटेड पॉटरी। परफोरेटेड पॉटरी मतलब उसमें छेद-छेद से पॉटरी में रहते थे। छेद-छेद से पॉटरी में क्यों? ताकि बेटर उसको एयर वेंटिलेशन मिल सके, पानी ज़्यादा। अब देखो मटका का पानी हम क्यों पीते हैं? क्योंकि परफोरेटेड उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इस चलते वो एवापोरेशन से लगातार ठंडा होके ठंडा करता रहता है मटके को, और पानी भी इसलिए ठंडा रहता है। आप बोतल में रख दो पानी गर्म हो जाता है, लेकिन मटके का पानी ठंडा का ठंडा रहता है, ठीक है? फिर दूसरा काम क्या करते थे ये लोग? मेटल वर्किंग करते थे। हम जानते हैं कि ये लोग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो क्या थी? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, है ना? तो इसका मतलब ये लोग 100% जानते थे कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ करना। तो कॉपर ब्रॉन्ज का यूज़ करना जानते हैं तो क्या करेंगे? पहले उसको बनाते थे, है ना? आप जानते हो कि कॉपर ब्रॉन्ज वगैरह क्या है? ओर्स में मिलती है, मिट्टी में मिलती है। उसको पहले उससे एक्सट्रैक्ट करते होंगे, ठीक? उसके बाद उसको रिफाइन करते होंगे, फिर उसको अलग अलग जो सांचे होते हैं, है ना, अ, उसमें डाल करके अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाते होंगे ये, ठीक है? कास्टिंग करते थे बेटर तरीके से, तो इनको बहुत अच्छे से नॉलेज थी इन चीज़ों की। तो ये किस किस चीज़ की मेटलर्जी करते थे? कॉपर की, ब्रॉन्ज की, गोल्ड की, सिल्वर की, ठीक? और साथ में बनाते क्या थे इनसे? इनसे बनाते थे टूल्स, बनाते थे वेपन, बनाते थे वेसल्स, बनाते थे बर्तन वगैरह, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ठीक? फिर कुछ एक मूर्तियाँ भी बनाते थे, ये फिगरेंस बनाते थे, ठीक? और एक बनता कैसा था? एक आपका सांचा लेते थे ये, है ना? डाई लेते थे, उसमें पिघला करके कॉपर या ब्रॉन्ज को या गोल्ड या सिल्वर को पिघला करके उसमें डालते थे। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको हैमर करके कास्टिंग करके निकाल दिया जाता था। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल हमें मिली मोहनजोदड़ो से, वो एक है बहुत ही बेहतरीन, ठीक। बीड मेकिंग, बीड्स बनाया करते थे। बीड मेकिंग इंडस्ट्री बहुत ही फेमस थी। अब बीड ये किस चीज़ का बनाते थे? बीड बीड आपको पता होगा, आप देखते हो ना हाथों में जो पहनते नहीं हम, कभी-कभी आपने देखा होगा, वो जो रंग-बिरंगे से पत्थरों के बने हुए होते हैं, उसको बीड कहते हैं, ठीक है? तो वो बीड्स किस चीज़ के बनाते थे? कई सारे पत्थरों के बनाते थे, अलग-अलग टाइप के पत्थर, जैसे स्टीयाटाइट पत्थर है, कार्नेलियन पत्थर है, अगेट, लेविस लजूरी, शेल, टेराकोट्टा। टेराकोट्टा मतलब मिट्टी के ही बनाते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के। तो वो जो हम हाथों में, आपने देखा होगा हर जगह मिलते हैं ना, वो हाथ में पहनने के लिए माला सी बनाई हुई होती है, तो वो उस ज़माने में भी थी। तो ये कई टाइप की चीज़ों के बनते थे, ठीक है? अब देखो, आज के जो वो वाले होते हैं, उनमें आपने देखा है उसमें वो पिरोया हुआ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड देखो, तब बेटर तरीके से समझ पाओगे, ऐसे तो यार समझ में आना गड़बड़ हो जाएगा। देखो, बीड्स, इमेजेस, ये देखो, इनको कहते हैं हम क्या? बीड्स कहते हैं, ठीक है? अब देखो इनको गौर से देखो, इनके बीच में छेद है ना? छेद है। अब आज की डेट में तो ये करना बड़ा आसान है, पत्थर लिया उसमें ड्रिल मारा हो गया। पर आप देखो उस ज़माने में भी, है ना? उस ज़माने में भी उन्होंने एडवांस टेक्निक्स ढूँढी थी, ली थी ड्रिलिंग की और पॉलिशिंग की। ये देखो पत्थर कितने चमकदार हैं, है ना? पॉलिश्ड है ना ये,
आज तो मशीन से हम इनको पॉलिशिंग करते हैं, सुंदर बना लेते हैं, है ना? तो उस ज़माने में भी ये लोग इसको पॉलिशिंग भी अच्छे से करते थे और इसमें ड्रिल करके ये छेद भी बनाते थे। अब छेद नहीं बनाएँगे तो कैसे माला बनेगी वो, है ना? तो इस चलते छेद भी करना पड़ता था। तो इनके पास उन्होंने ये एडवांस टेक्निक डेवलप कर ली थी कि इसमें ड्रिल भी करते थे और पॉलिश भी अच्छे से करते थे, ठीक है? तो इससे हमें उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आइडिया होता है, ठीक? फिर सील्स बनाई जाती थी, सील्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने देखा। सील्स तो आज भी सील बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप सील मतलब क्या है? आप देखो स्टैंप लगाते हो ना, हर चीज़ के लिए स्टैंप लगती है। स्टैंप के बिना मतलब ऑथराइज नहीं होता कोई भी चीज़, चाहे डॉक्टर की हो, कभी कभी आपको अपने सर्टिफिकेट्स ऑथराइज कराने होते हैं तो सील लगाते हो, सील लगवाते हो ना जाके ऑफिसर से, या फिर बिना सील के क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं उसकी। तो उसी तरीके से उस जमाने में भी सील्स बनती थी। अब सील हर कोई तो बना नहीं सकता था, सील बनाने के लिए स्पेशल लोग होंगे। और सील जो थी मेनली बनती थी स्टेटाइट करके एक पत्थर आता है, उसकी बनती थी। और इस पे मेजरली क्या बनाते थे वो? एनिमल मोटिव्स बनाते थे और कुछ लिखते थे, इंस्क्राइब करते थे, ठीक है? एनिमल्स बनाए जाते थे स्पेसिफिक टाइप से, ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप में एनिमल बना दिया। हर बार हर टाइप में एक ही टाइप का एनिमल बनता था, है ना? और एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। सोचो कितना कारीगरी है उस जमाने में बिना मशीन के। और इंस्क्रिप्शंस भी लिखना उसके ऊपर, ठीक? तो ये सारा का सारा किया जाता है। इसके लिए स्पेशल लोग होते थे, स्पेशलाइज्ड, जैसे आज भी पत्थरों पे काम करने वाले लोग होते हैं ना, उसी तरीके से था, ठीक? और क्या क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस करते थे ये? शेल वर्किंग, जैसे बैंगल्स बनाना, बीड्स बनाना, इनलेइंग करना, ठीक? इनलेइंग मतलब पत्थर को काट के और उसके अंदर एक और पत्थर को सेट करना, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे बिना देखे हुए नहीं समझ आएगा भाई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यार, स्टोन इनले, इनले वर्क। चलो भाई, चीज़ों को समझना है अच्छे से, कोई ऐसा नहीं चलते फिरते खाली एग्जाम पास कर। ये देखो ये आदमी क्या कर रहा है, ये फोटो में नहीं समझ में आएगा। ये देखो, इसको एक्सपेंड करके भी देखते हैं, हो जा भाई। ये देखो जैसे ताजमहल का ये फोटो है आपकी, हो जा भाई। नेट तो फास्ट है मेरा फिर भी। अब देखो ये क्या है, आप देखो इसको समझो। ये मार्बल था, है ना? व्हाइट कलर का मार्बल था। लेकिन अब आप देख लो इसमें डिजाइन बनाया हुआ है और रंग बिरंगे पत्थर भी लगे हुए हैं। तो क्या करते हैं, पहले वो जो व्हाइट प्लेन मार्बल था उसको ठोक ठोक के काटा जाता है, ठीक है? और उसके अंदर ये पत्थर बिछ लगा दिए जाते हैं, ठीक है? किसी केमिकल से चिपका दिए जाते हैं उसके अंदर में काट के। तो इस काम को बोला जाता है इनलेइंग, ठीक है? इनले बोला जाता है इसको। पत्थर को काट के दूसरा पत्थर उसमें जड़ देना, ठीक है? जड़ना, हिंदी में जड़ देना, पत्थर जड़ा हुआ है, ठीक? चलो अब समझ में आ गया आपको आपके। और क्या करते थे? स्टोन पे भी वर्क होता था। स्टोन पे क्यों वर्क होता था भाई? अरे भाई स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर बनाना है ना, तो वो फिर टूल्स भी बनते थे कुछ एक, ठीक? और स्कल्पचर बनाने के लिए तो जरूरी था। स्कल्पचर क्या, मूर्तियां वगैरह बनती थी, घर बनते थे, है ना? मंदिर बने थे। तो ये सब चीज़ें स्टोन वर्किंग से ही होता था। टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था, कपड़े पहनने के लिए भी तो चाहिए थे। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में क्या होता है, कॉटन का प्रोडक्शन, फिर उसको कपड़ा बनाना। आजकल तो मशीनों से बनता है, तब तो हाथ से बनता था। फिर उस पर कलर भी करना, है ना? तो ये सारा का सारा प्रोडक्शन होता था, ठीक है? तो ये थे आपकी हड़प्पन इकोनॉमी के कुछ एक फीचर्स। होप आप अब आराम से अच्छे से लिख के आ पाओगे। मैं फिर कहता हूँ टाइम है भाई, तो थोड़ी सी किताब पढ़ लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नोइंग अबाउट अलेक्जेंडर एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ हिज इन्वेजन इन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया? चलो क्या क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर इंडिया आया था, सब जानते हैं। क्या सोर्सेज है भाई उसके बारे में, कैसे हम जान सकते हैं कौन था, क्या था, कहाँ से आया था, है ना? उसने इंडिया में आके क्या किया? ये सब सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे हमें, तो वो बताने हैं आपको। और जब वो इंडिया आया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक आया था, इतना तो हमें पता है, आज के पाकिस्तान तक आया था। तो वहाँ पे जब वो आया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पे, कुछ इम्पैक्ट हुआ भी कि नहीं हुआ, ये सारा हम देखेंगे इस बारे में। फिर याद दिला दो भाई, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और कोई सजेशंस हो वो भी मेंशन करो आप कमेंट पे, ठीक? चलो देखो,
सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर जो था कहाँ से आया था, ग्रीक साइड से आया था, है ना। तो हमारे पास जो सोर्सेज होंगे वो मेजरली ग्रीक और रोमन सोर्सेज तो होंगे ही होंगे, उनके अपने हिस्टोरियन जो है वो होंगे मेजर सोर्सेज, है ना। और इसमें एक चीज और है कि इंडिया में जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको इतना बेटर तरीके से कवर नहीं किया और रिकॉर्ड नहीं किया उस बारे में, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी उस जमाने का इंडियन रिकॉर्ड नहीं है अलेक्जेंडर के इन्वेजन का, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है आपका एरियन करके एक बंदा था, उसने अपनी किताब लिखी एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। इसमें ये सबसे ज़्यादा रिलायबल अकाउंट माना जाता है। अब देखो यहाँ पे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, राइटर का भी नाम और उसकी किताब का भी नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सोर्सेज बताना है आपको, तो सोर्स कौन सा है नाम तो बताना ही पड़ेगा ना। तो इस चलते आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, राइटर एरियन और उसका किताब का नाम एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर सबसे रिलायबल सोर्स मानी जाती है। और ये इसने खुद नहीं आया था उसके साथ, अलेक्जेंडर के साथ खुद तो आया नहीं था और अलेक्जेंडर का टाइम का भी नहीं था ये। तो इसने बहुत सारी किताबें पढ़ी उसके बाद लिखा, और इसने मेजर जो किताबें पढ़ी टॉलमी और एरिस्टोबुलस की किताब पढ़ी, ठीक। टॉलमी जो था, टॉलमी और एरिस्टोबुलस जो थे अलेक्जेंडर के कंपेनियन थे, अलेक्जेंडर के साथी थे वो लोग, ठीक है। उन्होंने लिखी किताब और उनकी किताब पढ़ के फिर इसने एरियन ने लिखी। अब देखो जो इतनी पुरानी किताबें थी, टॉरियन, टॉलेमी की, एरिस्टोबुलस की, या और भी जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस होंगे और भी होंगे आई एम श्योर, लेकिन उनकी किताबें लॉस्ट हो चुकी हैं, है ना, गुम हो गई। तो जो रिकॉर्ड हुई वो किताब एरियन की किताब अवेलेबल है, और फिर इसको पढ़ के और भी लोगों ने लिखा, तो इस तरीके से किताबें बची हुई हैं। अब देखो मैंने भी एमए हिस्ट्री का रखा, यूजीसी नेट भी कंप्लीट किया हुआ मैंने। तो मैं क्या करूँगा, मैं भी हो सकता है आगे चल के कोई किताब लिखूँ। तो मैं कैसे किताब लिखूँगा, मैं 5 किताबें पढ़ूँगा, 7, 5 तो नहीं 8-10 किताबें हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो वो सारी किताबें पढ़ के फिर मैं अपनी किताब लिखूँगा, है ना। तो इस तरीके से हर कोई लिखता है, और फिर हो सकता है मेरा लिखा हुआ लोगों को पसंद आए, तो मेरी किताब ज़्यादा चले, तो लोग ज़्यादा मेरी किताब पढ़ने लग जाएँ। अभी मैं पढ़ता हूँ कई लोगों की फ़ेमस किताब, मेरे टाइम के जो कंटेम्प्रेरी फ़ेमस राइटर्स हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हिस्ट्री आगे चलती रहती है। कुछ और हर कोई अपना आइडियाज़ ऐड करता है। मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत कुछ समझ में आया, तो मैं वो चीज़ें लिखूँगा। फिर आप पढ़ रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, हो सकता है आप में से भी कोई किताब लिखे, तो वो भी अलग होगा। और मैं तो बिल्कुल इंकरेज करूँगा भाई, हम सबको किताब लिखनी चाहिए, ठीक है। अंग्रेज़ों ने तो ये तक कह रखा था हमारे बारे में कि हम हिस्ट्री लिखना नहीं जानते, तो अंग्रेज़ों को ऐसा सबक सिखाएँगे हम कि भाई हम भयंकर तरीके से इतिहास लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने उतना ध्यान नहीं दिया चीज़ों को लेकर के, पर वेद पुराण वगैरह में सब कुछ एकदम, जैसे हिस्ट्री आज के डेट में हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, है ना, और डेट वाइज पढ़ते हैं। वो हमारे पूर्वजों ने उस चीज़ को डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं किया उतने बेटर तरीके से, लेकिन उन्होंने हर चीज़ मेंशन जरूर की है, ठीक है, वेदों में चाहे पुराणों में बहुत बेटर तरीके से, या इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है। सोर्सेज दुनिया भर के हमारे पास इतने हजारों सोर्स है भाई, मतलब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने जाओगे, इतने ज़्यादा राइटर्स हैं, उनके नाम याद करके थक जाओगे, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है। पहला सोर्स हमने पढ़ लिया, एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, एरियन सबसे मोस्ट रिलायबल सोर्स है, ठीक है। फिर दूसरा आता है प्लूटार्क नाम का राइटर, उसने लाइफ लिखी थी, लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। अब इसने जो फोकस रखा वो अलेक्जेंडर के कैरेक्टर पे मेजरली फोकस रखा कि अलेक्जेंडर का अपना व्यक्तित्व कैसा था, है ना, कैरेक्टर कैसा था, और मोरल लेसन्स के बारे में इसने मेजरली मेंशन किया। इसने क्रोनोलॉजी पे फोकस नहीं किया, हिस्टोरिकल अकाउंट पे कि उसने कब क्या किया था, इस पे उसने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया प्लूटार्क ने, ठीक। फिर आता है डियोडोरस साइक्लस, इसकी किताब का नाम था बिब्लोथेक हिस्टोरिका। ये नाम देखो टफ क्यों है, क्योंकि ये ग्रीक और रोमन नाम है, इंडियन नाम नहीं है या अंग्रेजों के नाम नहीं है, तो इनके नाम थोड़ा सा टफ है, इनकी लैंग्वेज के हिसाब से, है ना, इनको हमारे नाम टफ लगते हैं, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा यार, हमारी मजबूरी, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री तो, ठीक। डियोडोरस साइक्लस, और किताब का नाम बिब्लोथेक हिस्टोरिका। इसमें इसने कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री लिखी है, और अलेक्जेंडर ने जो कैंपेन्स किए थे उसके बारे में इसने डिटेल में लिखा है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। फिर अगला है आपका क्विंटस कर्टिस रूफस, ठीक, क्विंटस कर्टिस रूफस, और इसने किताब लिखी है हिस्टोरिया अलेक्जेंड्री माग्नी, रोमन है, और
इसने जो है ड्रामा के तरीके से लिखा है किताब को, और इसकी किताब को उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है, लेस रिलायबल है हाँ, बट इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ मिलती है, ठीक है। ड्रामा के फॉर्म में इसने लिखा है उसकी हिस्ट्री को। फिर जस्टिन का क्या आता है, इसने किताब लिखी है एपिटोम ऑफ फिलिपिक हिस्ट्री ऑफ पॉम्पियस स्ट्रोगस, ठीक। और इसमें इसने मेंशन किया है, ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, जो अर्लियर हिस्टोरियंस थे उनकी किताब पढ़ के इसने अपना ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्स है एक तरीके से ये। तो इस तरीके से ये कुछ एक सोर्सेज हैं जो आपको नाम याद रखने हैं और उनके बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। इम्पैक्ट क्या था अलेक्जेंडर का इन्वेजन का नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे। देखो अलेक्जेंडर जो था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे उसने 326 बीसी पे अटैक किया था। अब वो यहाँ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहा, सिर्फ 19 मंथ उसने राज किया। हाँ, थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट जरूर है हमारी भारतीय हिस्ट्री पे। अब कुछ ये आपके अपने प्रेरोगेटिव पे है, आप इसको देखो कि थोड़ा इम्पैक्ट है या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। हम देखते हैं इसको। देखो जब वो आया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जब वो पहुंचा था, तो उस समय नॉर्थ वेस्ट में हालात बड़े खराब थे। बहुत सारे दुनिया भर के छोटे छोटे राजा महाराजा थे, ठीक है। अब वो आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, जनता भी बड़े त्रस्त थी, परेशान थी, ठीक। उन्हीं में से एक राजा था पोरस, ठीक। पोरस के साथ लड़ाई होती है अलेक्जेंडर की, बैटल ऑफ हाइडेप्सिस में। वहां पोरस हारता है, लेकिन अलेक्जेंडर क्या करता था, जिस भी राजा को हराता था ना, उसको फिर से गद्दी दे देता था और उसको कहता तू ऐसे मेरा वेसल रहे, और भाई तू मेरे को टैक्स वैक्स टाइम टू टाइम भेजता रहियो, और तू अपना चलाता रहे जो चलाना है, ठीक। लेकिन इस बार जब वो आया यहाँ पे और हराया अलेक्जेंडर, पोरस उन सारे राजाओं में से बहुत बड़ा राजा था और बहुत ताकतवर राजा था, ठीक है। जो छोटे मोटे राजाओं की बात कर रहे हैं हम नॉर्थ वेस्ट में, उसमें से सबसे बड़ा राजा पोरस था। जब वही हार गया तो बाकी तो डर गए, ठीक। तो एक तरीके से बाद में पोरस को ही जब वो छोड़ के चला गया, तो पोरस की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई है ना, तो उसने और भी ज्यादा लोगों को दबाया, और बाद में यही कारण बना कि एक लार्जर अंपायर बन सका इस रीजन में, ठीक। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। अब देखो जब वहां से लोग आ गए, अब हर कोई तो वापस गया नहीं, कुछ लोग यहीं रह गए, उसने अपने लोगों को भी छोड़ा। ऐसा होता ही है हमेशा कि जब राजा जीतता था तो अपने लोगों को भी पीछे छोड़ के ज्यादा तक कंट्रोल बनाए रखें। तो इससे क्या हुआ, कल्चरल एक्सचेंजेस हुआ, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज हुआ, कॉमर्शियल एक्सचेंजेस हुआ, लेन देन हुआ चीजों का, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। डायरेक्ट हेलिस्टिक वर्ल्ड मतलब ग्रीक और रोमन कल्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। अभी तक इससे पहले क्या होता था, हम जो थे इससे पहले वाया अरबों के थ्रू, उनके थ्रू कांटेक्ट में थे, हम अपने सामान अरबों को बेचते थे, अरब उनको बेचते थे। लेकिन अब वो डायरेक्ट हमारे गेट तक ही आ गए, ठीक। तो ये पहली बार हुआ था ऐसा डायरेक्ट कांटेक्ट। ओपनिंग ऑफ न्यू लैंड एंड सी रोड। अब देखो नए रूट्स खुल गए जब वो आ गए यहाँ तक, और जो इनके साथ आए थे, अलेक्जेंडर के साथ आए थे, उसके साथ बहुत ही बढ़िया हिस्टोरियंस भी आए थे और जोग्राफर्स भी आए थे, ठीक है। जोग्राफी के बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट की जोग्राफी को उन्होंने एलेबोरेटली लिखा है। प्लस जिन जिन रास्तों से वो आए थे उन रास्तों की भी जोग्राफी उन्होंने बड़े अच्छे से मेंशन की। प्लस हिस्टोरियंस तो रिकॉर्ड कर ही रहे थे हिस्ट्री उसकी, पूरे कैंपेन्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से एक नया लैंड रूट खुल गया, ठीक। पहले डिपेंडेंट थे सिर्फ और सिर्फ किस पे, आपके मिडिल ईस्ट के लोगों पे हम डिपेंडेंट थे ना, तुर्कियों पे, तुर्कमेनिस्तान के लोगों पे, चाहे फिर आपके अरबों के पे डिपेंडेंट थे हम। अब लेकिन ये लोग जो आए जिस रूट से, एक नया रूट खोल दिया इन्होंने, ठीक। और सी रूट तो इन्होंने खोला ही खोला, डायरेक्ट रूट बना दिया कि आप सी से भी जा सकते हो वहां पे, ठीक। इनकी अपनी नेवल पावर भी थी। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन क्रोनोलॉजी। अब देखो जो अलेक्जेंडर के साथ हिस्टोरियंस आए थे उन्होंने कहीं ना कहीं डिटेल से मेंशन किया है उस जमाने में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या चल रहा था, ठीक है। कौन राजा है, कहाँ पे था, ठीक। और कौन किसके अंडर था, उसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर के आने के बाद क्या हुआ, इस सारी चीज़ों को उन्होंने बड़े क्रोनोलॉजिकली बढ़िया से लिखा हुआ है। और जब वो वहाँ पहुँचे होंगे तो उन्होंने, हिस्टोरियंस थे तो वो ऑब्वियस सी बात है उस ज़माने में वहाँ पे उन्होंने रिसर्च भी की होगी, जानने की कोशिश की होगी।
आप एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट आजकल पढ़ रहे हो, अभी तो आप नए आए हो, फर्स्ट ईयर में आए हो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते रहोगे, थर्ड ईयर तक पहुंचोगे, फिर एमए में जाओगे, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे, है ना। आप बहुत कुछ जानना चाहते हो। देखो, इंडियन हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और यहाँ पे बहुत कुछ मैंशनड है और बहुत कुछ नहीं भी मैंशनड है, जिसके बारे में आपको जानने का मन करेगा, लेकिन सोर्सेज नहीं है, तो फिर क्या किया जा सकता है, आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, खुद ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप देखो, मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं मैं वो आप तक शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि नॉर्थ इंडियंस का, अगर मैं बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, है ना, तो आप देखते हो नॉर्थ इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। हम पढ़ते आए हैं बचपन से कि देखो, चाहे आपके भगत सिंह ने क्या किया, लाला लाजपत राय ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, है ना, नेहरू ने क्या किया, पटेल ने क्या किया, बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे हमारे नेता हैं। तो अ, हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बट जब हम साउथ इंडिया के बारे में उनका कंट्रीब्यूशन को उतने डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। प्लस आप देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में उतनी ज़्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं है, वहाँ क्या चल रहा था, क्या था, पुराने ज़माने में क्या था, मिडिवल में क्या था, मॉडर्न में क्या था, नहीं मेंशन्ड है उतना ज़्यादा, है ना। प्लस आप देखो, रीजनल हिस्ट्री में डिटेल में जाके आप पढ़ सकते हो। हाँ, राजस्थान की अपनी बहुत डिटेल्ड रीजनल हिस्ट्री है, ऐसी महाराष्ट्र की अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, बिहार की है, पंजाब की है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री है यार, जो आप अपने आप में बड़ी बड़ी हिस्ट्री है ये लोग, ठीक। फिर साउथ इंडिया की हिस्ट्री कितनी ज़्यादा बड़ी है। हाँ, आपका विजयनगर अम्पायर, बहमनी अम्पायर, उससे पहले चोल चेरा पांड्या रूल्स, चालुक्यों का रूल, चालुक्य पांड्यों के बीच में भयंकर लड़ाई थी। हाँ, वो है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, जो मतलब आपको बहुत कुछ डिटेल में रिसर्च करने को मिलता है, और आप कर सकते हो, ठीक। चलो, वापस आते हैं। ग्रेको इंडियन कल्चरल इंटरेक्शंस। तो ये क्या ग्रेको इंडियन कल्चरल इंटरेक्शन, अभी हमने देखा था कि वो लोग आए थे, तो अब ऑब्वियस सी बात है, वो अपने साथ आए हैं तो अपना कल्चर लेके आएंगे, अपना खाना पीना लेके आए हैं, अपना रहने का ढंग उनका अलग होगा, कपड़े अलग तरीके से पहनते होंगे वो, है ना। तो वो चीज़ें जब इंडियंस को देखा उन्होंने, तो कुछ इंडियन से उन्होंने सीखा इंडिया के खाने पीने को। देखो, सबसे पहले खाना पीना ही होता है। आप कहीं जाते हो घूमने फिरने, तो वहाँ जाकर के आप देखते हो ना, हाँ, वहाँ कुछ नया ट्राई करेंगे, वहाँ का क्या लोकल खाना है ना। फिर आप अपना बताते हो, अगर मान लो आप लंबा वहाँ रहो, औरतों में ये बड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ जाके फिर वो आपस में बताती हैं, हाँ भाई, हम ऐसे बनाते हैं, वैसे बनाते हैं। तो ये एक तरीका का क्या हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है ना। तो ये बहुत ज़्यादा होने लग गया था जब वो ग्रीक्स इंडिया आ गए थे, ठीक। और ये सिर्फ आपका खाना पीना रहना, कपड़ों तक ही नहीं, आर्ट फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक। अब देखो, उस जमाने में मेजरली क्या था, पत्थरों का आर्ट फॉर्म था, है ना। पत्थर को काट काट के मूर्तियां मूर्तियां बनाई जाती थी। अब इंडियन अपना स्टाइल बनाते थे, और उनका अपना स्टाइल से बनाते थे वो। अब जब दोनों साथ में बैठे होंगे एक्सपर्ट्स, तो दोनों ने मिलके एक नया स्कूल ऑफ आर्ट बना दिया, जिसको बोला जाता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि दोनों का मिक्स था, इंडियन स्टाइल और हेलेनिस्टिक स्टाइल का मिक्स था, ठीक। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का भी उदय होता है जब अलेक्जेंडर चला जाता है यहाँ से, तब, ठीक है। ऐसा माना जाता है, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उस टाइम पे अलेक्जेंडर जब आया था कैंपेन लेके, तो वो वहीं पे था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही था, तक्षशिला तब उसको बोला जाता था मेजरली, तक्षशिला में ही था। और उसने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा अलेक्जेंडर के कैंपेन से, कि वॉरफेयर कैसे लड़ा जाता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, और उसने बाद में उसको वही चीज को अपने में अपनाया, और जो पावर वैक्यूम हुआ था, है ना, उसको उसने भरा चंद्रगुप्त ने, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अब जानते, मौर्य मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उनके आपका इम्पैक्ट था, ठीक। तो सोर्सेस के नाम भाई आपको याद रखने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो आज हम डिस्कस किए। ज़्यादा और भी क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहता। आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, थोड़ा सा ब्रेक भी ले लो, बेटर रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।